हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्ज़ाम स्टडी में सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चन टेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। तो हम लोग देखेंगे सभी लोग जल्दी से। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जो है लाइक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। देखेंगे भाषा क्या होती है। तो भाषा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है बोलना। जो हमारी भाषा लैंग्वेज होती है, उस भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है हिंदी भाषा की, वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है बोलना। और इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या देखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भाषा के प्रकार क्या हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 3 तरह की भाषा होती है। आपकी भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। किसी किसी किताब में मुख्यतः 2 ही दे रखे होते हैं, मौखिक लिखित, लेकिन भाषा के जो रूप हैं वो 3 होते हैं। सांकेतिक भाषा भी होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। इसमें हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा जो होती है हमारी, मौखिक भाषा के अंतर्गत एक व्यक्ति बोलता है एवं दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। यानी मौखिक भाषा में लिखने का कोई महत्व नहीं होता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत एक व्यक्ति बोलता है एवं दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। इस प्रकार की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसके अंतर्गत आपके वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, वार्तालाप इत्यादि मौखिक भाषा में प्रयुक्त होती है। आपसे ऑप्शनल प्रश्न बन सकता है कि वाद विवाद या प्रतियोगिता आपकी या भाषण है या वार्तालाप है किस भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे लिखित भाषा क्या होती है। ठीक है, लिखित भाषा जो होती है, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, तो ऐसी भाषा का जो रूप होता है उसे हम कहते हैं लिखित रूप। और इसके अंतर्गत हमारे न्यूज़पेपर जो आपके समाचार पत्र हैं वो आते हैं, आपकी मैगजीन या पत्रिकाएं हैं वो आती हैं, पुस्तक एवं डायरी में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे लिखित भाषा के अंतर्गत आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं डायरी आदि जो है आती हैं लिखित भाषा के अंतर्गत, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो होगा सामने वाला उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, सांकेतिक भाषा देखेंगे। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जा सकती है। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की गई है। और इसीलिए ज्यादातर किताबों में जो आपके भाषा है मुख्यतः 2 प्रकार की दे रखी होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्योंकि जो सांकेतिक भाषा है इसको जो है इसकी गणना व्याकरण के अंतर्गत की नहीं जाती है, लेकिन आप समझ लें क्योंकि सांकेतिक भाषा से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार जो है संकेतों द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है कि हर बात को हम अपने संकेतों द्वारा किसी को समझा पाए। ठीक है, लिपि क्या होती है देखेंगे। लिपि जो होती है हमारी भाषा की ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? भाषा की जो ध्वनियां होती हैं, जो वर्ण होते हैं, इनको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिप कहते हैं। इंग्लिश में लिप को बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट, लिप कहते हैं। अब देखेंगे कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां आपको जो है नीचे दे रखी हैं। थोड़ा सा टाइप करने में इधर उधर हो गया, आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए जो नेपाली भाषा है
नेपाली भाषा की लिपि आपको दिख रही होगी देवनागरी होती है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। पंजाबी जो भाषा होती है उसकी लिपि गुरमुखी होती है। और जो गुजराती भाषा है उसकी भी लिपि गुजराती होती है। अरबी भाषा की लिपि फारसी होती है। और जो स्पेनिश भाषा है उसकी रोमन होती है। मराठी की देवनागरी होती है और बंगाली भाषा की बांग्ला होती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। जर्मन भाषा की लिपि रोमन होती है और अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है और फ्रेंच की भी रोमन होती है। तो इस तरह से रोमन देखिएगा आप, स्पेनिश की रोमन है, जर्मन की रोमन है, अंग्रेजी की रोमन है और फ्रेंच की रोमन लिपि होती है। और जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी की है, नेपाली की है और आपके मराठी की है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और पंजाब की जो लिपि है पंजाबी भाषा की वो है गुरुमुखी। तो इस तरह से आपसे किसी भी भाषा की लिपि पूछी जाती है तो आप जो है इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, देखेंगे हिंदी भाषा का जन्म एवं विकास कैसे हुआ है। देखिए हिंदी भाषा का जन्म तो संस्कृत से हुआ है, किंतु इसका विकास जो है वो अपभ्रंश भाषा से 19वीं सदी के अंत में हुआ था। यानी कि सबसे प्राचीन भाषा तो हमारी जननी जो है, सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। तो हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है, किंतु हिंदी भाषा का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है और ये 19वीं सदी के अंत में हुआ है। क्योंकि इस समय जो एक सदी चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है, तो 19वीं सदी के अंत में जो है अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत में हिंदी तक आते आते जो पड़ाव पार किए गए वो इस प्रकार है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत भाषा, फिर पाली भाषा और फिर अपभ्रंश भाषा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के और जो आपकी खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम जो कवि रहे वो अमीर खुसरो थे, जिन्होंने 13वीं और 14वीं सदी में हिंदी साहित्य की रचना की थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली या खड़ी हिंदी बोली के या खड़ी हिंदी भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन थे, तो वो अमीर खुसरो थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे याद रखेंगे। कि भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं आपकी 22 होती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भारतीय संविधान में कुछ विशेष भाषाओं को मान्यता दी गई है और जिनकी संख्या आपकी होती है 22। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, संथाली, कश्मीरी, असमिया, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली और नेपाली। इस तरह से 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में जिनका जिक्र किया गया है। तो आप इन 22 भाषाओं को याद रखेंगे। ठीक है, भाषा की प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि सार्थक ध्वनियों के मेल से भाषा का निर्माण होता है और सार्थक ध्वनियों को ही वर्णों के नाम से जाना जाता है। जब ध्वनियां परस्पर सार्थक रूप से संयुक्त होती हैं तो ध्वनियों का यह संयोग शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक प्रयोग वाक्य की उत्पत्ति करता है। जब भी शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है तो वाक्य की उत्पत्ति होती है। इन्हीं शब्दों को भाषा में प्रयुक्त करके हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं एवं श्रोता उन्हें सुनकर समझता है। अब देखेंगे भाषा का वर्गीकरण। तो भाषा का वर्गीकरण क्या है, भाषा जो है सबसे पहले तो वर्गीकरण मातृभाषा में किया गया। इसका मातृभाषा क्या होती है, वह भाषा जो परिवार में बोली जाती है एवं परिवार का बालक, यहाँ पर का हो गया है, यहाँ पर से होगा। ठीक है, एवं परिवार से बालक ग्रहण कर लेता है, मातृभाषा कहलाती है। कुल मिलाकर की ऐसी भाषा जो बच्चा, जो बालक अपने परिवार से सीखता है, अपनी माता से सबसे पहले वो सीखता है, तो वो ऐसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे कश्मीर के परिवार की मातृभाषा कश्मीरी होती है। इसका कारण यह है कि बालक परिवार में हर समय इस भाषा को सुनता है तथा वह बीच भाषा को सीख जाता है। राष्ट्रभाषा देखिएगा क्या होती है, अगले पेज पे देखेंगे। किसी राष्ट्र में अधिसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हर राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली, अल्बानिया की अल्बानिया, चीन की चाइनीज और हमारे राष्ट्र में हिंदी प्रयुक्त हो रही है। खेद का विषय है कि लाखों कोशिशों के बावजूद आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका है। आप सभी को पता होगा हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। और फिर देखिए राजभाषा क्या है, राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें सारे सरकारी काम काज होते हैं, यानी कि राजकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को देश की प्रमुख भाषा माना गया तथा 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए इसे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी को जो है भारतीय संविधान में कब दर्जा मिला, तो ये 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसीलिए इसे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे। भारत के अधिकांश भागों में बोली, लिखी, पढ़ी व समझी जाने के कारण आज हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में संसार में जानी जाती है। अब देखेंगे बोली, उपभाषा और भाषा क्या होती है। देखिए बोली वो होती है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, लेकिन बोली में प्रचलित लोक कथाएं, लोकगीतों, लोकोक्तियों का साहित्य में प्रयोग अवश्य किया जाता है। बोलियां थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है, यानी कि ये किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं और उसके बाहर इनका प्रचलन थोड़ा कम होता है। तो ये जो बोली है ये क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय रूप में इनका प्रयोग होता है और लिखित में कोई इनका प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, अगली देखेंगे उपभाषा क्या है। कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती हैं। उपभाषा में कुछ साहित्य भी लिखा जाता है। उपभाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है और हिंदी की उपभाषाएं अवधी और ब्रज में कुछ साहित्य लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य का मध्य युग जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य का कौन सा युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका मध्य युग। हिंदी साहित्य का जो मध्य युग है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाषा देखिए क्या होती है, प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है, इसका अपना व्याकरण होता है, भाषा का अपना बड़ा साहित्य भंडार होता है और भाषा का मानक रूप जो होता है वो देश विदेश में भी मान्य होता है, वैलिड होता है। तो प्रत्येक लैंग्वेज या भाषा जो होती है उसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, और इसका अपना व्याकरण ग्रामर होता है और भाषा का अपना बहुत बड़ा साहित्य भंडार भी होता है। ये चीजें याद रखेंगे। फिर देखेंगे व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है और उसे नियमबद्ध करता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध ज्ञान को जो है हमें शुद्ध ज्ञान की जानकारी कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है और उसे नियमबद्ध करता है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप प्रदान करता है, यानी कि व्याकरण ही भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण का यही मेन योगदान होता है कि ये किसी भी भाषा को जो है मानक रूप प्रदान करने में सहायक होती है व्याकरण। देखिए कि नीचे परिभाषा फिर से व्याकरण की एक लिखी हुई है, जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के भाग देखेंगे। व्याकरण के जो है 3 भाग होते हैं, किसी किसी किताब में 4 भाग भी दे रखे हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑप्शन चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 या 4 में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। व्याकरण के भाग जो है 3 होते हैं, एक तो वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है और एक वाक्य विचार होता है। एक और विचार होता है जिसे पद विचार कहते हैं। तो किसी किसी किताबों में 3 दे रखे हैं, किसी किताबों में व्याकरण के 4 भाग दे रखे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे मुख्यतः 3 ही होते हैं। एक तो पहला वर्ण विचार होता है, इसके अंतर्गत वर्णों के रूप, उन्हें संयुक्त करने के नियम और उनके उच्चारण एवं लिखने की विधि आदि पर विचार किया जाता है। जैसे आपको ही पता ही है, वर्ण जैसे आ इ ये सारे क्या है, ध्वनियां वर्ण होती हैं। फिर शब्द विचार में क्या रहता है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति एवं शब्दों के रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। जैसे राम है, गंगा है, गीता है, कमलेश है, रमेश है, जो भी शब्द बनते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयुक्त रूप से जो शब्द बनते हैं, तो शब्द विचार में यही होता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, शब्दों के भेद और उनकी उत्पत्ति एवं रूपांतरण पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य विग्रह, ठीक है, उसके भेद, विराम चिन्ह, पद परिचय, वाक्य विश्लेषण और वाक्य की शुद्धता, रचना इत्यादि का अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार व्याकरण के 4 भाग होते हैं, जो अभी आपको हम बता रहे थे। वो कौन कौन से, पहला तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो पद विचार इसमें जो है बढ़ गया है।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कुछ विद्वान जो है व्याकरण के 4 अंग मानते हैं, वर्ण विचार और वाक्य विचार और आपका पद विचार और जो है आपका शब्द विचार। तो थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। फिर देखेंगे साहित्य क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है। किसी भाषा में संग्रहित एवं संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा परिभाषा कभी कभी घुमा के आप सब में पूछ लेता है। तो साहित्य हम किसको कहेंगे, संग्रहित एवं संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य के नाम से जाना जाता है। और साहित्य सृजन करते समय प्रायः शुद्धता और व्याकरण सम्मतता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। साहित्य के भेद देखेंगे कितने होते हैं। साहित्य के भेद 2 होते हैं, एक तो गद्य साहित्य होता है हमारा और एक पद्य साहित्य होता है। तो गद्य साहित्य में देखेंगे क्या होता है। गद्य साहित्य जिस साहित्य को साधारण भाषा एवं सरल वाक्यों में लिखा जाता है, यानी कि जो हमारा गद्य होता है उसमें ज्यादा क्लिष्टता या कठिनाई स्तर नहीं होता है, आसानी से समझ में सबके आ जाता है, साधारण वाक्यों में होता है, सरल भाषा में होता है और जो है गद्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। इनमें ना तो छंद पर विचार किया जाता है और ना ही लय एवं तुक के संदर्भ में सोचा जाता है। गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि आत्मकथा जो है गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है कि पद्य साहित्य के अंतर्गत। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक आपके आते हैं, आत्मकथा आती है, एकाकी आती है, रेखा चित्र आते हैं, निबंध आते हैं, उपन्यास आते हैं, कहानी आती है, जीवनी आती है, पत्र, डायरी और संस्मरण आदि को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और आपके गद्य साहित्य के जो प्रमुख लेखक हैं या रचनाकार हैं वो आपके हैं राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जो है प्रमुख रूप से हिंदी गद्य साहित्यकार हैं। याद रखेंगे इनके नाम। फिर देखेंगे पद्य साहित्य क्या होता है। वह साहित्य जिसमें छंद, अलंकार एवं लय, तुक उपस्थित होता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। और पद्य साहित्य का दूसरा नाम कविता है या इसको जो है काव्य साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। पद्य साहित्य के अंतर्गत नाट्य काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य एवं स्फुट कविता को सम्मिलित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आपके कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है हिंदी साहित्य गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में विभाजित किया गया है। आप याद जरूर रखेंगे। इस वीडियो को हमारे जितना आप पढ़ पाए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके कभी कभी छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर हम वहां पर उनके आंसर गलत करके आते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको हर एक टॉपिक क्लियर होता रहे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा, जिनसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आप जरूर देखिएगा इसे 1 से 2 बार, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम रेगुलर वीडियो ऐसे अच्छे लाते रहें और जो आपके लिए उपयोगी साबित हो टेट की परीक्षा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।